हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की। जी हाँ दोस्तों, इसी को इंग्लिश में हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का एक समग्र कंसेप्ट है तो मेरे ख्याल से इससे पूछे जाने वाले सारे सवालों को आप आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट, ये हमारे पेड कोर्स का हिस्सा है। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं केमिकल रिएक्शन की ओर। दोस्तों, सीधे सीधे रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो आगे का कंसेप्ट है वो आपको आसानी से समझ में आए। आप सबों को मालूम है कि साइंस में दो तरह के चेंजेस होते हैं। कितने तरह के चेंजेस होते हैं? दो तरह के। और आप लोग इसको पढ़ते भी हैं कि सर हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान में कितने तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप सभी कहते हैं सर दो तरह के। पहला तो फिजिकल चेंज, पहला आपका कौन सा होता है? फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। ध्यान में रखेंगे कि फिजिकल चेंज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और केमिकल चेंज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नो डाउट आप सभी को मालूम होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है सर? नया पदार्थ बनता है। नो डाउट आप इस चीज़ को बचपन से जान रहे होंगे कि फिजिकल चेंज आपका ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज आपका ऐसा चेंज होता है जिसमें नया पदार्थ बनता है। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप कहेंगे कि सर जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम लेंगे। ऑब्वियसली जहाँ भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं सर? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? तो लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया, नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या फिर केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल चेंज के दौरान जो नया पदार्थ बनता है तो इसी नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मेरे मित्र, आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच में होगी? तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आपका तत्व या यौगिक के बीच में होगी। रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच होगी सर? तत्व या यौगिक के बीच होगी। तो आप इसी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? तो आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो या करके आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं।
या और करके आप एक और डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या कि जब दो तत्व, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, यानी कि अलग गुण वाले, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो ये प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाती है गुरुजी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्या कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर ऐसे ना याद रहे तो ऐसे याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी आपका केमिकल चेंज होगा, जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होगा, वहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन होगा। जहाँ भी क्या होगा सर? केमिकल चेंज होगा, वहाँ पे क्या हो रहा होगा सर? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। आप कहेंगे कैसे हो रहा होगा सर? तो आप सभी कहते हैं लोहे पे जंग का लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, ये लोहा पर जंग क्यों लग रहा है? तो आप सभी कहते हैं कि सर आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जा रहा है, इसीलिए लोहा पे क्या हो जा रहा है सर? एक भूरा कलर का लेयर आ जा रहा है, और उसी भूरे कलर के लेयर को, ब्राउन कलर के लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? जंग बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ऑक्सीकृत हो रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है? आपका जंग बन रहा है या जंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ऑक्सीकृत हो रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कि लोहा और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पचना भी क्या है सर? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भाई जो आपका भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है सर? बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ भी सर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो आप एकदम मोटा मोटी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा? तो सर तत्व या यौगिक के बीच में होगा। आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर हम कैसे मान लें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो तत्व या यौगिक के बीच में होगा? क्या इसके लिए कोई कंडीशन है? तो हमेशा आप तीन बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वो या तो दो तत्व के बीच में हो सकता है, या फिर आपका एक तत्व रहेगा, या फिर दूसरा यौगिक रहेगा, या फिर दो यौगिक के बीच में हो सकता है। अगर ना याद रहे तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं पड़ेगा खास, और आप सबों को ये चीज़ मालूम भी होगा कि जब भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या होगा सर? केमिकल रिएक्शन या तो आपका दो तत्व के बीच में होगा, दो तत्व के बीच में होगा, या फिर आपका एक तत्व रहेगा और दूसरा क्या होगा सर? यौगिक रहेगा, या फिर आपका दोनों ही क्या होगा? यौगिक होगा। दोनों ही क्या होगा? यौगिक होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन या तो दो तत्व के बीच में हो सकती है, या फिर एक तत्व और एक यौगिक के बीच में हो सकती है, या फिर दो यौगिक के बीच में हो सकती है। आप कहेंगे सर कैसे समझेंगे? तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। जब आप कहते हैं कि सर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तब ये क्या बना लेता है? 2HCl बना लेता है। या आप कहते हो कि सर जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं,
क्या करते हैं, गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। या आप कहते हो कि सर जब हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या बना लेता है, तो सर NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है और H2O यानी कि वाटर रिलीज करता है। ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो जनरली जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझिएगा कि आप देख रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, क्लोरीन क्या है सर, तत्व है। तो दो तत्व आपस में जुड़ करके क्या बना रहा है सर, यौगिक बना रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके किसके बीच हो रही है, तो सर दो तत्व के बीच में हो रही है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आप इस चीज़ को भी ऐसे उल्टा कह के भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है सर, यौगिक हैं। तो दो तत्व के बीच में अभिक्रिया हो रही है, दो यौगिक के बीच में अभिक्रिया हो रही है, यहाँ भी दो यौगिक के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो आप सिंपल कहेंगे जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो तत्व तत्व के बीच में होगी, या फिर तत्व या यौगिक के बीच में होगी, या फिर यौगिक यौगिक के बीच में होगी। खैर ये समझने वाली बात है, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आपका नया पदार्थ बनता है, जो आपका न्यू सब्सटेंस बनता है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो गुण होता है, वो मूल पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होता है। जैसे आप देखो, आपका हाइड्रोजन क्या है, तो आप कहेंगे गैस है। आपका क्लोरीन क्या है, तो आप कहेंगे सर गैस है। जब आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो क्या बना ले रहा है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। अब ये अम्ल हो गया और ये आपका तो गैस ही रह गया। मतलब क्या, इसका गुण और इसका गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान देंगे कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को जब आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका प्रॉपर्टीज अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी प्रॉपर्टीज अलग होता है, तो ये एक अलग सब्सटेंस बन गया और ये आपका एक अलग सब्सटेंस हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केमिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनता है या केमिकल रिएक्शन में जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ की जो गुण होती है वो मूल पदार्थ से बिल्कुल ही क्या होती है, भिन्न होती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सर NaOH ये मेरा क्या है, एक बेस है, और HCl मेरा क्या है, एक एसिड है, एक अम्ल है। तो जब अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन रहा है और H2O आपका जल बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर NaOH ये बेसिक नेचर का है, HCl ये क्या है आपका एसिडिक नेचर का है। लेकिन इस दोनों के अभिक्रिया से जो आपका न्यू मटेरियल बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो सर, सॉल्ट कह रहे हो, लवण कह रहे हो। और आप सबों को मालूम है कि आपका जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और आप यहाँ पे देखो H2O है, पानी है, तो इसके अंदर पानी वाला गुण होगा, जबकि इसके अंदर तो एसिडिक गुण होगा। तो हो गया ना दोनों का प्रॉपर्टीज अलग। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा कहीं पे भी स्टार मार्क दे करके, कि केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है सर, परमाणु भाग लेता है। और आपके एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछा भी जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के कौन से सूक्ष्मतम कण भाग लेते हैं। तो आप लोग रटते रहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे पार्टिसिपेट कौन करेगा, एटम पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन आप सीधे सवाल उठाएंगे कि सर एटम तो एलिमेंट यानी कि तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है।
आप कह रहे हैं कि तत्व और यौगिक भी अभिक्रिया करता है, यौगिक भी अभिक्रिया करता है, तो ये कैसे अभिक्रिया करता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, आप लोग इसको हिंदी में क्या लिखेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि लिख लेंगे। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो सर मैकेनिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन का क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में चेंजिंग हो रहा है या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसके जो भी अणु हैं वो पहले क्या होते हैं? परमाणुओं में टूट जाते हैं और फिर से ये परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का अणु का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वो सबसे पहले किस में टूट जाते हैं? परमाणु में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। तो अगर आप यहाँ पे यौगिक के साथ भी अभिक्रिया करवा रहे हो तो सबसे पहले ये यौगिक क्या होगा? अपने अवयवी परमाणु में टूट जाएगा और फिर से इनके सारे परमाणु रीअरेंज होकर के पुनः व्यवस्थित होकर के क्या करेंगे? नए पदार्थ के अणु का निर्माण करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब आप लोग कभी ये मत परेशान होइएगा कि तत्व और यौगिक, तो तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु ये तो ठीक है, लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है, तब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा? करेगा। यहाँ पे जो यौगिक है इसके अणु जो हैं वो पहले क्या हो जाएंगे? परमाणु में टूट जाएंगे और फिर से वह पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ के अणु का निर्माण करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे सर एक बार एग्जाम्पल से समझा देते, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु जुड़ करके क्या बना रहा है? HCl का अणु बना ले रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक बड़ा अणु है वो डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी अणु हैं पहले वो क्या होते हैं? परमाणु में टूट जाते हैं। पहले वो क्या होते हैं सर? परमाणु में टूट जाते हैं और फिर से वो पुनर्व्यवस्थित होकर के जितने भी परमाणु हैं फिर से रीअरेंज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड के लिए अलग अणु का निर्माण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जब आप NaOH और HCl की बात करते हो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के अभिक्रिया की बात करते हो, तो आप कहेंगे सर ये दोनों ही यौगिक है, ये दोनों ही यौगिक है, तब तो यहाँ पे अणु भाग लेगा? जी नहीं। अभी आपने देखा है कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके अणु पहले किस में टूटेंगे सर? तो पहले परमाणु में टूट जाएंगे। यानी कि NaOH क्या होगा? पहले अपने अवयवी परमाणु में टूटेगा, HCl पहले अपने अवयवी परमाणु में टूटेगा और फिर इसके जितने भी परमाणु हैं वो क्या होंगे? रीअरेंज होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे। तब जाकर के ये क्या करेंगे? NaCl के लिए नए अणु का निर्माण करेंगे और H2O के लिए नए अणु का निर्माण करेंगे। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन भाग लेता है? तो सर परमाणु भाग लेता है, यानी कि एटम पार्टिसिपेट करता है। मेरे मित्र, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आप इसको लिख लेंगे। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं वो पहले क्या होते हैं? परमाणुओं में टूट जाते हैं और फिर यही परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर के क्या करते हैं? नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच होता है और रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण और मूल पदार्थ का गुण कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर अभिकारक और प्रतिकारक क्या होती है। ये आप लोगों को बार बार मिलता होगा, तो आप लोग स्टार मार्क दे करके पहले अभिकारक लिखिएगा। अभिकारक जिसको हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये वर्ड आपको बार बार मिलता होगा। और दूसरा आप लोग लिखिएगा प्रतिफल। दूसरा क्या लिखेंगे सर? प्रतिफल। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट कहते हैं।
और बड़ा ही आसान सा चीज़ है। ये क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है सर, HCl बना रहा है। जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जा रहा है तो क्या बना रहा है सर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जब NaOH HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl और H2O बना रहा है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले कोई पदार्थ भाग लेता है और फिर जा करके वो नया पदार्थ बनाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जैसे H2 और Cl2 जब रिएक्ट कर रहा है तो HCl बना रहा है, तो HCl बनने के लिए कौन कौन सा चीज़ भाग ले रहा है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो चीज़ आपका बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है आपका, तो सर प्रतिफल कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मेरा क्या हो गया, अभिकारक, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। यहाँ पे NaOH और HCl एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो सर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और इसके अभिक्रिया के उपरांत जो आपको नया पदार्थ मिला, लवण और जल, साल्ट एंड वाटर, ये आपका क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि अब अभिकारक और प्रतिफल को आप समझ पाए होंगे। बस सिंपल में याद रखना है कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दो चीज़ हमेशा होंगे, मतलब रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट कौन होगा, तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। और प्रोडक्ट कौन सा होगा सर, तो जो केमिकल रिएक्शन के बाद नया पदार्थ बनेगा वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रतिफल होगा। अब मेरे मित्र आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे तो आपने इन सारे रिएक्शन के बारे में बताया, तो हमने समझ लिया कि ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम कैसे अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह बुखार लगता है तो हम लोग कहते हैं शरीर का तापमान गर्म हो जाता है, माथा दर्द करना शुरू कर देता है, तो हम लोग इसको बुखार का लक्षण कहते हैं। ठीक उसी तरह कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो वो अपना कुछ ना कुछ लक्षण छोड़ जाती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स छोड़ जाती है। और आपके एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण नहीं पूछे जाते हैं, बस इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और उसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, तो पहले रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखेंगे सर, उसके बाद ये लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है। फिर आप क्या लिखेंगे सर, ये रिएक्शन लिख लेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने 2 बार बोला है, आप आराम से लिख लेंगे पीछे वीडियो को ले जा करके, और साथ ही साथ अभिकारक और प्रतिफल लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण की। जी हाँ, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या आप चाहें तो इसको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पे गैस की उत्पत्ति हो रही है तो आप सीधे समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझेंगे कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसके, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं पे अवक्षेप बन रहा है तो आप क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह बुखार लगने से पहले हम लोग को माथा दर्द करता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम लोग कहते हैं ये बुखार का लक्षण है। ठीक उसी तरह अगर कहीं पे गैस की उत्पत्ति हो रही है, कहीं पे अवक्षेप बन रहा है आपका, कहीं पे रंग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, या कहीं पे तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, या अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो आप क्या समझेंगे सर, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे अगर आप बात करें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण की, तो सबसे पहला आपका लक्षण ये है कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस की उत्पत्ति होगी। रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं पे हो रही है तो आपको वहाँ पे गैस की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलता है सर, जिंक क्लोराइड मिलता है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है सर, इवोल्यूट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे एरो का साइन ऊपर की ओर है, ये क्या बता रहा है कि इस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो अगर कहीं पे भी गैस की उत्पत्ति हो रही है तो आप सीधे समझ जाएंगे क्या, कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और
ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखता है कि गैस की उत्पत्ति होना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आपके लिए मायने रखता है कि जब जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगी। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर एक ही एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, या जिंक और किसी एसिड के साथ नहीं अभिक्रिया कर सकता है? ऑब्वियसली करेगा मेरे मित्र। जब आप जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी क्या होगा सर, आपका जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अगर कहीं पे भी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है इट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अवक्षेप का बनना। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस अभिक्रिया के उपरांत आपको सफेद दही जैसा पदार्थ मिल रहा है तो सफेद दही जैसा पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो कहीं भी अगर रासायनिक अभिक्रिया में सफेद आपको दही जैसा पदार्थ मिल रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे सर, अवक्षेप कहेंगे। और जहां भी अवक्षेप बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन का घोतक होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, तो आपको सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। और ये सिल्वर क्लोराइड आपको किस रूप में मिलता है, तो सर अवक्षेप के रूप में मिलता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, व्हेन NaCl सोडियम क्लोराइड रिएक्टेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, जब आपका सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर, AgCl2 बनाता है। और ये जो AgCl2 है ये आपको किसके रूप में मिलता है सर, तो सफेद दही जैसा पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका अवक्षेप बनेगा वहां पे एक साइन आपको मिलेगा और वो साइन क्या होगा सर, तो एरो का जो चिन्ह होगा वो नीचे की ओर इशारा कर रहा होगा। तो कहीं भी केमिकल रिएक्शन में कोई एरो चिन्ह नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा हो तो आप समझ जाना कि वहां पे अवक्षेप बन रहा है। और किसी केमिकल रिएक्शन में एरो चिन्ह अगर ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है तो आप समझ जाना कि उस केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर रंग में भी परिवर्तन अगर कहीं पे हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि सर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जनरली आप आयरन में जंग लगने की बात करते हो तो आयरन के ऊपर में क्या होता है सर, एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है। तो भाई आप कहते हो कि आयरन पे जंग का लगना किसका उदाहरण है सर, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अगर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में नींबू डालने पर बैगनी रंग क्या होते हैं, तो खत्म हो जाते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं पे भी पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो रहा है इट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन कैसा होता है सर, तो बैगनी कलर का होता है। जब आप इस पे धीरे धीरे नींबू निचोड़ेंगे तो इसका जो बैगनी कलर है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब क्या कि रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे ताप में परिवर्तन हो रहा है, अगर कहीं पे ताप में परिवर्तन हो रहा है तो वहां भी क्या हो रही है सर, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कि ये जो ताप में परिवर्तन होता है केमिकल रिएक्शन में, ये दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है सर, दो तरीके से होता है। आप कहेंगे कौन कौन सा सर, तो पहला आपका उष्माक्षेपी के रूप में होता है, पहला आपका उष्माक्षेपी के रूप में होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा आपका जो परिवर्तन होता है वो उष्माशोषी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, उष्माशोषी के रूप में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इंडोथर्मिक कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा क्या होता है सर, निकलता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है सर, उष्मा निकलता है। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिलाते हैं तो पानी आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। या देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो सर इसको कली चूना बोलते हैं। और घर वगैरह का जो हम लोग पुताई करते हैं तो वहाँ पे इसी चूना का उपयोग करते हैं। तो जब नादी में आप चूना डाल करके उसमें पानी डालते हो तो आप देखते हो चूने का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है सर, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करने के उपरांत क्या रिलीज करता है सर,
तो सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH2 बनाता है और साथ ही साथ हीट को रिलीज करता है। साथ ही साथ क्या करता है? हीट को रिलीज करता है। तो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है सर? हीट का इवोल्यूशन होता है। और अगर आपको ये याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आप देखेंगे प्रतिफल के साथ हीट लगा हुआ है, जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट लगा हुआ है प्लस में, वो कौन सा अभिक्रिया होगा सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ध्यान में रखेंगे। ऊष्माशोषी किसको हम लोग बोलते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप सबों को मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो बिना सनलाइट के संभव हो पाती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक साथ संयोजित होने के लिए किसकी जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो आप सभी कहेंगे सर ऊष्माशोषी प्रक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ध्यान में रखेंगे, आप देख रहे हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए हीट का होना बहुत ही जरूरी है, बगैर ऊष्मा के वो अभिक्रिया नहीं हो सकता। तो अभी जस्ट आपने देखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होते हैं, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। तो अभिकारक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर सर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक के साथ हीट लगा हुआ मिले, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको अभिकारक के साथ प्लस हीट लगा हुआ मिले, तो आप समझ जाना कि वो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ, यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज कर रहा है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपके एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? आप एक लाइन में जवाब देंगे, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, क्या कहलाता है सर? तो आप जवाब देंगे ऊष्माशोषी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे है अवस्था में परिवर्तन। ऑब्वियसली सर, अगर कहीं पे किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसको एज अ केमिकल रिएक्शन के रूप में रेफर कर सकते हैं। तो मेरे मित्र, केमिकल रिएक्शन का जो मेनली आपको लक्षण देखने को मिलेगा, या कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप अगर वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये 5 में से कोई ना कोई एक चीज जरूर हो रहा होगा। या तो उस केमिकल रिएक्शन से गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, या फिर उस केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, अवक्षेप बन रहा होगा, या फिर उस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा होगा, या उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं सर कि उसके कलर में चेंजिंग हो रहा होगा। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सर ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया के या तो लक्षण कहलाते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहलाती है? विशेषता कहलाती है। आपको इतना सारा चीज ध्यान में नहीं रखना है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके उदाहरण को ध्यान में रखना है। क्या कि अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाए तो क्या होगा? तो आपको सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलेगा। जब जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। और ध्यान में रखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनीट के बैगनी रंग के विलयन में जब आप नींबू निचोड़ना शुरू करेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनीट का बैगनी रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सर अब रासायनिक समीकरण की, केमिकल इक्वेशन की। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। जी हाँ, इसी को इंग्लिश में हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करना नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहते हैं कि सर जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है सर? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। आप ऐसा जानते हैं। आपको ये भी मालूम है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को
कैल्शियम कार्बोनेट को, अभी आपने देखा है जस्ट इसी सेशन में ये एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो ये आपका क्या होता है सर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जरा सा आप मेरे को ये बताओ कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, या कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है सर? रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आपने ये चीज अभी जस्ट देखा है कि हाँ सर ये सही है। When the hydrogen and chlorine reacted together, then they form HCl, and when the calcium carbonate are decomposes, then they form calcium oxide and carbon dioxide. लेकिन जब हम लोग इसके संक्षिप्त रूप की बात करते हैं, जब हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर हाइड्रोजन के लिए हम लोग H का उपयोग कर लेते हैं और क्लोरीन के लिए हम लोग Cl का उपयोग कर लेते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। मतलब क्या, आपने ये भी देखा कि H2 + Cl2 रिएक्ट करता है तो 2HCl बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप कहेंगे बत एक के है, आप कहे लगे इसको घुमा रहे हैं, घुमा इसीलिए रहे हैं कि यहाँ पे जो आप हाइड्रोजन और क्लोरीन देख रहे हैं सर, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया का ये शब्द समीकरण हो जा रहा है। क्यों? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और अभिक्रिया के उपरांत जो आपका पदार्थ बन रहा है यानी कि प्रतिफल, उस दोनों को आप क्या कर रहे हो, शब्द समीकरण के सहारे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे भी शब्द समीकरण का सहारा ले रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया तो H2 + Cl2 के रूप में यहाँ पे लिखा। जब इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया तो आपने CaCO3 और यहाँ पे हीट लिख दो, और आप कह रहे हैं कि सर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्क आपको कुछ दिख रहा है, बहुत ही बड़ा चेंजेस दिख रहा होगा कि सर इस शब्द समीकरण को लिखने के लिए, इस शब्द समीकरण को लिखने के लिए हमको ज़्यादा समय लगेगा, जबकि ये जो है आपका कम समय में हो जाएगा। तो मेरे मित्र, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उनके संकेत और सूत्रों के सहारे से जो हम लोग उसके रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उनके संक्षिप्त संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप कहेंगे हम ऐसे ही लिख देंगे तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, आपके कॉपी पे ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि नहीं, हम लोग रासायनिक समीकरण की चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन की चर्चा कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अगर हम उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो नया पदार्थ बनते हैं उनको संक्षिप्त सूत्र और उनके संकेतों के सहारे रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बट केमिकल इक्वेशन इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ ओनली मेथड। आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एक प्रक्रिया है, जबकि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उसको आप उसके संक्षिप्त सूत्र के सहारे या उसका जो संकेत होता है उसके सहारे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि हियर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड टुगेदर देन दे फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या बन रहा है? मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का, निरूपित करने का एक विधि है, एक तरीका है।
मेरे मित्र आप सबों के मन में आएगा कि सर ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक समीकरण आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और दूसरा होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, एट द फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकेंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि केमिकल रिएक्शन में दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। पहला होता है अभिकारक, पहला क्या होता है अभिकारक, और दूसरा क्या होता है प्रतिफल। ये चीज आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो महत्वपूर्ण चीज होते हैं। पहला आपका अभिकारक होता है और दूसरा आपका प्रतिफल होता है। तो आप संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो ध्यान में रखिएगा ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान न हो, क्या कहलाता है सर, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहेंगे एग्जांपल दीजिए। तो भाई मेरे यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो HCl बन जाएगा। आप कहते होंगे कि सर HCl बन जाएगा तो आप 2 काहे लगे लिख रहे हैं। भैया ये 2 इसीलिए लिख रहे हैं कि केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग पढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। इसीलिए यहाँ पे समीकरण को संतुलित रखने के लिए मैं बार बार 2 लगा रहा था। और आप लोगों के मन में खटक रहा होगा कि मास्टर यहाँ पे 2 काहे लगी बार बार दे रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 क्यों दिया जा रहा था सर, तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणु संख्या को समान रखने के लिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं 2 HCl, मतलब हाइड्रोजन का भी 2 गो और क्लोरीन का भी 2 गो। देखो 4 परमाणु इधर है, 4 परमाणु इधर है। तो मेरे भाई ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें आपका अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर की परमाणु संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और जैसे आप एक और एग्जांपल की बात कर लो, H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। आप देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो अभिकारक के साइड में टोटल 4 परमाणु हैं, लेकिन आपका जो प्रतिफल बन रहा है, पानी बन रहा है, प्रतिफल क्या बन रहा है आपका, वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है। इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो इधर 4 परमाणु हैं जबकि प्रतिफल में 3 ही परमाणु हैं। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, आप सभी कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप सबों के मन में ख्याल आएगा कि सर हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित भी तो कर सकते हैं। यस सर, ऑब्वियसली, और हम लोग इसको सीखेंगे भी, लेकिन इसके अगले पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट में कि सर रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते ही क्यों हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।